हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज की क्लास जो हमारी होगी वो लास्ट क्लास होगी इंडियन पॉलिटी की। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन पॉलिटी, जिसमें हमने पहले एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी के बारे में देखा। देन वी हैव सीन अबाउट ऑल द फैक्ट्स अबाउट द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, जुडिशरी को बाइफरगेट किया हमने। फिर उसके बाद हम कहाँ गए? पार्लियामेंट के चैप्टर पे गए। पार्लियामेंट में वी हैव सीन ऑल द कट मोशंस, द बिल्स दैट आर रिप्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद मनी बिल के बारे में देखा, बजट के बारे में देखा हम लोगों ने। देन वी हैव मूव ऑन टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। और इसके बाद हमने सारी चीज़ें, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके साथ में निमोनिक्स भी हमने आपको बता दिए हैं। आई होप सो यू गाइज आर एंजॉइंग द क्लासेस, और आपको काफ़ी अच्छे से पॉलिटी इन अ पर्सपेक्टिव ऑफ कि हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग, सिर्फ याद करने के पर्सपेक्टिव से नहीं, कैसे हो रहा है वैसा आपको समझ आ रहा है। एंड आई वुड लाइक टू से कि अगर आप लोग लक्ष्मीकांत या कोई और बुक नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप मेरे नोट्स को ही 5 से 4 बार रिवाइज कर ले, तो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर सीजी के कोई भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। बट हाँ, हर एक लाइन, हर एक वर्ड से क्वेश्चन बन सकता है विच आई हैव गिवन। सो बी प्रिसाइज, पढ़ते टाइम कोई इस नोट से कुछ स्किप मत करना, ठीक है? ये अपने आप में नोट्स है, और नोट्स से नोट्स नहीं बनाया जाता है, बुक से नोट्स बनाया जाता है, गाइड से नोट्स बनाया जाता है। इफ आई एम गिविंग द नोट्स, आई एम प्रोवाइडिंग द नोट्स, इट मीन्स दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट, आप बोल सकते हैं कि दोज पॉइंट्स विच कैन बी आस्क्ड इन अ पैटर्न, जो क्वेश्चन आपके मेंस और प्रीलिम्स में बन सकता है। आज हम लोग जो बची हुई बॉडीज हैं वो सबको कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट। मैंने बोला था आप लोगों को क्लास के स्टार्टिंग में, वन डे एट अ टाइम करेंगे, चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी। सो अभी आपने 28-30 क्लास हुए होंगे, एंड यू कैन गेट कि इतने में पॉलिटी कैन बी कंप्लीटेड इफ यू आर हैविंग अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी टू डू दैट। जो जनरल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करते हैं, दे टेक पॉलिटी फॉर 3 to 4 months। वाई सो, मतलब क्यों करना ऐसा जब हमारे पास इतने सब्जेक्ट्स हैं, एंड आर ओनली गोल इज टू क्रैक द एग्जामिनेशन। और जब चीज़ें इतने आसानी से हम समझ सकते हैं तो क्यों ना करें? ठीक है, तो हम लोग अब मूव करते हैं जो आज का टॉपिक है उसके ओर। ठीक है, कोई भी आप लोगों को डाउट आ रहा है, कुछ भी आप लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, आई एम ऑलवेज देयर। माई ओनली गोल इज कि आप सबका एग्जाम निकले इस साल। मेंस लिखना है आप लोगों को सबको इस साल, साथ में इंटरव्यू जाएंगे आप लोग, और पहुंचेंगे आप लोग निमूरा। ठीक है, सो डिमोटिवेट कभी नहीं होना है, डिसिप्लिन कभी नहीं तोड़ना है। डिमोटिवेट हो भी गए चलता है, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। हर एस्पिरेंट के लाइफ में होता है कि हमेशा आप मोटिवेटेड नहीं हो सकते, सरकमस्टांसेस एंड एवरीथिंग इज देयर, बट आपका कहीं गोल डिसाइडेड है ना। वाई, द बेसिक थिंग इज, आप मोटिवेटेड कब रहते हैं पता है? जब आपको पता होता है वाई आर यू डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। आप प्रेस्टीज के लिए कर रहे हैं, मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। इफ़ यू आर डूइंग इट जस्ट फॉर की प्रेस्टीज, मैं एक बहुत नाम कमा लूंगा या कमा लूंगी इन द सोसाइटी बाय क्लियरिंग दिस पर्टिकुलर प्रेस्टिजियस एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है आपका स्टेट का, तो माइट भी आप निकाल लें, बट मोटिवेशन वो डिसिप्लिन से निकलेगा। अगर आपको मोटिवेटेड और डिसिप्लिन दोनों रखना है, तो यू हैव टू हैव समथिंग इनसाइड यू कि व्हाई आर यू डूइंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम, क्यों आप पहले सोचे इस पर्टिकुलर एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट पर्टिकुलर डे जिस दिन आपने ये राहु और केतु आपके राशि में आए थे, और आपने एग्जामिनेशन देने का सोचा था। बहुत राहु केतु आ जाते हैं ना तो फिर निकलते नहीं है, तो इसीलिए इस सर्कल से बहुत जल्दी निकलने के लिए आपको बस डिसिप्लिन मेंटेन करना है फॉर द होल ईयर। और ये साल अब बचा है नहीं ज़्यादा, अप्रैल एंड हो रहा है, मई जून मतलब कितना ही, 6 महीना इधर देख लो, 7-8 महीना, और जनवरी फरवरी, जनवरी तो आप रिवीजन करेंगे, उसको तो काउंट ही मत करिए वो 40 डेज को। और आपका फेब के 10-12, 8 से 12 तारीख के आसपास में जो सेकंड संडे होगा या फर्स्ट संडे, उसमें एग्जाम हो जाना है। 8 महीने कंसिस्टेंटली पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो पहला टॉपिक है आज का, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हम लोग ना, मैं जो आज जितने भी टॉपिक करेंगे, जैसे अटॉर्नी जनरल करेंगे, फिर एडवोकेट जनरल करेंगे, तो उसको मैं आप लोगों को एक ही
एक ही साथ नोट्स प्रिपेयर करूंगा, ये कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, ठीक है, डिवीजन करके। इसके बाद एनएचआरसी एसएचआरसी पढ़ेंगे, सीआईसी एसआईसी पढ़ेंगे, सब सिमिलर बॉडी है, एक सेंटर पे है एक स्टेट पे है, तो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। सो नोट्स प्रिपरेशन हमारा वैसे ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या टॉपिक मैंने बोला आप लोगों को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 के अंडर दिया हुआ है, देयर शुड बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या होता है, कौन होता है अटॉर्नी जनरल? तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो इंडिया में भारत सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं। क्या होते हैं? चीफ लीगल एडवाइजर। अरे इन जनरल आप मूवीज में देखे होंगे एक लाइन कि कोई किसी को पकड़ लेता है, पुलिस आती है किसी पैसे वाले के घर, तो वो बोलते हैं मेरा वकील आपसे बात करेगा। तो ये वही वकील है सरकार का। जो सरकार के पास कोई भी केस आता है तो सरकार बोलती है मेरा वकील आपसे मेरा एजीआई आपसे बात करेगा। तो वो एजीआई जो है सरकार का वकील है, सरकार का चीफ लीगल एडवाइजर है, इन द इजी टर्मिनोलॉजी, ठीक है। कौन इनको अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और ये होते कौन है? वो उनका एलिजिबिलिटी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक हो, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एलिजिबिलिटी है वो सेम एलिजिबिलिटी इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। अब इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है गवर्नमेंट के जितने भी लीगल केसेस होते हैं उनको देखना। गवर्नमेंट को किसी भी लीगल लीगल मैटर पे एडवाइस चाहिए होती है, तो इन एडवाइस को देने वाले कौन होते हैं? उन गवर्नमेंट को, हमारे सीओएम को, हमारे कैबिनेट को, तो एजीआई होते हैं जो उनको एडवाइस देते हैं। पार्लियामेंट में बैठने का अधिकार होता है इनके पास, ही शी कैन पार्टिसिपेट in the matter or discussions of parliament, but he is not having only the voting rights in parliament। मतलब वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जाके कभी भी जब सेशन चल रहा है he can sit there, discuss there the issue, but at the time of voting he is not having the rights of voting। मतलब वो पार्लियामेंट के पार्ट नहीं है, बट he is having the right to sit there and discuss the concerned matter, ठीक है। अब जैसे कोई एक लॉजिक क्या हो जाएगा, जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक मैटर है जिसके ऊपर क्या हो जा रहा है, डाउट आ रहा है कि ये वैलिड है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले, कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, कोई कहीं जा रहे हैं लोग उसके उल्लंघन के लिए, तो जो सरकार है, आपको एजीआई सरकार को लीगल ओपिनियन देता है कि ये चीजें हैं, इसकी वजह से ये इनवैलिड हो सकता है, ये चीजें हैं, इसकी वजह से ये वैलिड हो सकता है। तो उसका बेसिक काम सरकार को ओपिनियन प्रोवाइड करना है। वैसे ही स्टेट्स में भी एक होता है, उसका नाम होता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये एजीआई जो है वो इंडिया में एक ही होता है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होते हैं हर स्टेट में एक होते हैं। कहाँ होते हैं? हर स्टेट में एक होते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज देयर, एक ही होते हैं वो हर स्टेट में। आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को बनाया जाता है। ये क्या होते हैं? सेम काम, ये स्टेट के चीफ लीगल एडवाइजर हैं। अब कहीं हमारे स्टेट में चीफ मिनिस्टर और उनके कैबिनेट को कुछ चाहिए तो ये उनके साथ, उनके लिए केसेस लड़ते हैं, उनको लीगल ओपिनियन देते हैं। इनका पावर सेम होता है एजीआई के टाइप, बट एजीआई का पावर जो है वो सेंटर पे होता है, एजीएस का पावर स्टेट पे होता है, ठीक है। अब जैसे इन केस की छत्तीसगढ़ का कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, कोई भी मैटर छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट में चला जाता है सरकार के खिलाफ, ठीक है। तो अब एडवोकेट जनरल जो हैं उनको सरकार के तरफ से वो रिप्रेजेंट करेंगे सरकार को, और सरकार के ओपिनियंस को ये रखेंगे। इसी के अंदर एक होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो आपके एजीआई होते हैं। एजीआई अकेले, एजीआई इज अ सिंगल बॉडी, सिंगल मेंबर बॉडी है वो, ठीक है। अब उनके अंडर जो आपका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। अब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका बेसिक काम होता है टू असिस्ट एजीआई। क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं एजीआई को। भाई एजीआई कितने केसेस अकेले देखेगा? भारत सरकार इतना बड़ा, भारत सरकार के ऊपर इतने केसेस हो सकते हैं, लीगल ओपिनियन देने हो सकते हैं, तो एजीआई के अंडर क्या होते हैं? ये आपके असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। इनको अपॉइंट कौन करता है? एजीआई को मैंने बोला था अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपके सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं इनको अपॉइंट करता है एक सेलेक्ट कमिटी। कौन करता है अपॉइंट इनको? सेलेक्ट
कमिटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सेलेक्ट कमिटी ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट कमिटी। ये जो एक्चुअल में सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ही रिप्रेजेंट करते हैं किसके केसेस को, गवर्नमेंट में। अब मैं आप लोगों को और अच्छे से बताता जाऊंगा, ये ब्रॉडर में भी देख लिए। अब हम लोग ना नोट्स लिखते जाएंगे, उसके साथ बताता जाऊंगा मैं, हर पॉइंट एक साथ यहाँ बता दूंगा, सब भूल जाएंगे, एक पॉइंट लिखेंगे उसको मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो लिखिए, ऐसा बना लीजिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और फिर उसको दो हिस्से में ब्रेक कर लीजिए, और इधर लिख लीजिए अटॉर्नी जनरल ऑफ, सॉरी, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, पूरा लिखिएगा आप लोग, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। अब उसमें लिखिए, पहला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में आर्टिकल 76 पार्ट 5, आर्टिकल 76 में दिया हुआ है ये पार्ट 5 में, ठीक है, पार्ट 5। और ये किस में दिया है, आर्टिकल 165 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 6। पार्ट 5 जो है आपका स्टेट के बारे में, सारे एग्जीक्यूटिव के बारे में है, और जो पार्ट 6 है आपका सॉरी, पार्ट 5 सेंटर के है, और पार्ट 6 जो है स्टेट के हैं। तो पार्ट 5 के में दिया हुआ है आर्टिकल 76 कॉन्स्टिट्यूशन के, ये पार्ट 6 में दिया हुआ है आर्टिकल 165 कॉन्स्टिट्यूशन के। सेकेंड पॉइंट लिखिए, एजीआई में पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, एजीजी, और एडवोकेट जनरल में लिखिए पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, मतलब इनको स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर रखा जाता है, और उनको सेंटर के एग्जीक्यूटिव के अंदर रखा जाता है। एग्जीक्यूटिव क्या हो गए आपके, मिनिस्टर्स हो गए, पीएम हो गए, ये सारे होते हैं ना, वैसे ही एक पद है, ये एक पावर है, ठीक है। थर्ड लिखिए, एजीआई में, अटॉर्नी जनरल में, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सिमिलर आप एडवोकेट जनरल में लिखिए अपॉइंटेड बाय गवर्नर। फोर्थ पॉइंट लिखिए आप एडवोकेट अटॉर्नी जनरल में, क्वालिफिकेशन, उसमें ए करके लिखिए नीचे एक पॉइंट, क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसमें पॉइंट बी लिखिए, मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर नहीं, मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ एनी हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर or an advocate for 10 year, or an advocate for 10 year, or an eminent jurist in the opinion of president। या तो वो 5 साल के लिए कभी जज रहे हो कहीं हाई कोर्ट में, या 10 साल उन्होंने एडवोकेट के टाइप प्रैक्टिस की हो किसी हाई कोर्ट में, या फिर वो एक एमिनेंट जूरिस्ट हो जिनको नॉलेज है काफ़ी लॉ का, और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सेटिस्फाई करता है वो चीज़ कि इनको काफ़ी नॉलेज है और इनको एजीआई बनाया जा सकता है, तब भी वो बनाए जा सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में, ठीक है, जो कि पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। देन नेक्स्ट क्वालिफिकेशन में लिखिए आप इसका अटॉर्नी एडवोकेट जनरल के, क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। नीचे लिखिए, मस्ट हैव बीन, सेकेंड पॉइंट, इन जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट फॉर 10 ईयर्स और एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, इन एडवोकेट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फिफ्थ पॉइंट, टेन्योर डैश नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन but conventionally till COM has have vote of confidence in parliament। इसका मतलब क्या है, उनका कोई टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं किया गया है। वो कब तक रहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जब तक वो जो सीओएम है, देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 74 के अंदर क्या दिखा था, देयर शैल बी अ सीओएम टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब एड एंड एडवाइस कौन किया, मतलब एडवोकेट जो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनको अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सीओएम नहीं बोला, कैबिनेट ने ही लिख के दिया था। तो एट द एंड ऑफ द डे ये कैबिनेट ही इनको अपॉइंट किया है, आप मान सकते हैं, ठीक है। अगर
लॉजिकली देखोगे तो ये जब तक हर सरकार अपना एक एजीआई अपॉइंट करता है और जब तक वो सरकार रहती है तब तक ही ये रहते हैं। कन्वेंशन है, नहीं भी है, अगर सरकार गिर भी गई और सामने वाली सरकार उनको एक्सटेंड करती है तो ये रह भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई एज लिमिट नहीं है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में 65 है, हाई कोर्ट में 62 है, वैसा कोई एज लिमिट नहीं है इस पे, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। इसमें फिर लिखिए एडवोकेट जनरल में टेन्योर नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन but conventionally till COM have vote of confidence in the state legislature। सैलरी लिखिए अब अटॉर्नी जनरल का सैलरी नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन बट एज प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, मतलब संविधान में इनका कोई सैलरी नहीं दिया है, जितना प्रेसिडेंट बोलेंगे उतना इनको दिया जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ लिखिए आपका एडवोकेट जनरल में सैलरी नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन बट एज अ गवर्नर में डिटरमाइन। देखिए मैं एक साथ इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, सेम है दोनों, स्टेट में क्या हो रहा है और सेंटर में क्या हो रहा है, बस इसीलिए दो टॉपिक जब साथ खत्म हो सकते हैं तो काहे हम लंबा करें क्लासेस को, ठीक है। अटॉर्नी जनरल में 7 पॉइंट लिखिए रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, और सिमिलरली एडवोकेट जनरल में रेजिग्नेशन टू गवर्नर। अब आखिरी पॉइंट लिख लीजिए कि कंफ्यूजन हो जाता है प्रीलिम्स में, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो 8वां पॉइंट लिखिए अटॉर्नी जनरल में नीदर द term of office is fixed, neither the term of office is fixed, comma nor the ground of removal is mentioned in the constitution। मतलब कुछ भी दिया नहीं है इसमें कि कैसे इनको अपॉइंट किया जाएगा, कैसे उनको निकाला जाएगा, तो कुछ भी नहीं है, कितना टाइम है, बस ऐसा है कि एडवोकेट जनरल को हर चीज प्रेसिडेंट के हाथ में छोड़ दिया गया है, ठीक है। अब उसमें लिख लीजिए 8वां पॉइंट नीदर द एडवोकेट जनरल में नीदर द टर्म ऑफ ऑफिस is fixed nor the ground of removal is mentioned in the constitution। अब अलग से लिख लीजिए, दोनों खत्म हो गया ना, नीचे में कुछ कुछ पॉइंट्स और लिखा रहा हूं मैं। दे एडवाइजेज द, मतलब मैं एक ही लाइन लिखा रहा हूं, आप समझ जाइएगा, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है, एक स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। एडवाइसेज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्लैश स्टेट ऑन लीगल मैटर्स। नेक्स्ट लिखिए टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट in all cases in the Supreme Court slash High Court in which Government of India slash state is concerned। मतलब दोनों के दोनों में वैसा ही है, जो स्टेट के लिए एडवोकेट खड़ा होता है और सेंटर के लिए अटॉर्नी जनरल खड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लिख लीजिए ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, एजीआई के लिए, ठीक है, ये वाला एजीआई इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। अब ये भी आपको पता होना चाहिए एजीआई कोई गवर्नमेंट की नौकरी तो है नहीं, वो गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं, एक हिसाब से आप देख रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक उनके पास एजीआई एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपना प्राइवेट जो केसेस हैं एडवोकेसी के वो साथ में कर सकते हैं, बस वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जाके कोई भी केस नहीं लड़ सकते हैं। तो ये एकदम अच्छे से आपको पता होना चाहिए, कोई जॉब नहीं है वो। तो इसमें लिख रही है द अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ फुल टाइम काउंसिल, the Attorney General is not a full-time counsel and does not fall in the category of government servant and does not fall in the category of government servant, comma, hence he can do his private legal practice। ठीक है, ये जीआई के लिए है ये, ठीक है। और एडवोकेट जनरल के लिए भी यही है, वो भी अपना लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस बशर्ते वो अपने स्टेट जहां पे वो अपॉइंटेड है उनके खिलाफ नहीं लड़ सकते कोई केस, ठीक है। एजीआई के लिए लिखिए ही हैज द राइट, एजीआई हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लिखिए राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट बट विदाउट राइट टू वोट। यहां मैं डबल नहीं लिखा रहा हूं,
एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, एडवोकेट जनरल हैज राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बट विदाउट राइट टू वोट। सेम है, ठीक है, डबल डबल लिख के कुछ फायदा नहीं, एक का लिख लो, क्लियर हो जाएगा वहां पे भी। नाउ नेक्स्ट लिखिए, ही एंजॉयज all the privileges and immunities, he enjoys all the privileges and immunities that are available to member of parliament। जब वो पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी बहस करते हैं, बैठते हैं, तो जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट में, स्टेट लेजिस्लेचर में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को मिलते हैं, वो एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल दोनों को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट लिखिए, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, टॉपिक है ये सॉलिसिटर, इसके बारे में भी लिख ही लीजिए, क्यों छोड़े इनको। I haven't skipped any topic, all the topic we are covering, ठीक है। तो इसमें लिखिए पहला पॉइंट, द सोलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सोलिसिटर जनरल असिस्ट द सोलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सोलिसिटर जनरल असिस्ट द AGI इन द फुलफिलमेंट ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। ये सॉलिसिटर जनरल जो है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ओनली द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में आर्टिकल 76 में सिर्फ यही दिया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक होने चाहिए, जो एडवाइस और एड करेंगे किसको, हमारे जो लेजिस्लेचर है और सॉरी पार्लियामेंट को, और आर्टिकल 165 में स्टेट को, ठीक है, एडवोकेट जनरल। सॉलिसिटर जनरल की ऑफिस की बात कहीं नहीं हुई है, ये बनाया गया है टू हेल्प द एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। यहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमारी खत्म हो गई, अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जाएंगे हम, ठीक है। तो हम देखेंगे NHRC और SHRC। NHRC क्या होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और SHRC क्या होता है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। NHRC जो है वो 1993 में स्टैब्लिश हुआ था। काय को स्टैब्लिश हुआ था, तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के अंडर इसको स्टैब्लिश किया गया था। इनका एक्चुअल में काम क्या होता है NHRC का, तो इनका काम है ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करना और वायलेशन की इंक्वायरी करना, कोई वायलेट किया हुआ है ह्यूमन राइट्स को, ठीक है। चेयरपर्सन कौन होते हैं इसके, तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मेंबर ह्यूमन राइट जो एक्सपर्ट होते हैं वो होते हैं। क्या काम होता है इनका, इंक्वायरी करना, रिकमेंडेशन करना, और सू मोटो ये केसेस को भी ले सकते हैं, ठीक है। किस टाइप के केसेस लेंगे ये, तो कहीं आप मान के चलिए एनकाउंटर किलिंग हो गई, तो NHRC इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। एनकाउंटर ह्यूमन राइट के वायलेशन के अगेंस्ट आता है, एक हिसाब से देखेंगे आप। एनकाउंटर क्या है, आपने उसका केस ट्रायल चलने ही नहीं दिया कोर्ट में, जस्टिस उनको मिलेगी कोर्ट से, और वो जस्टिस को बाईपास करके आपने सीधा सुनवाई कर दी, ठक ठक 2 गोली ठोक के खत्म। तो ये एक हिसाब से अब लोग हमारे देश में रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, हमारे पुलिस वाले, कि वो भाग रहे थे और गोली, सबका एक ही स्टोरी है सर, क्राइम सीन में जाना है, क्राइम सीन में उनको उतारे, वो दौड़ने लगे और पीछे से हमने गोली मारा क्योंकि वो रुक नहीं रहे थे, ठीक है। ऐसा होता भी है, बट इस पे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, तो NHRC डज दैट, ठीक है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सिमिलर है, वो नेशन पे है, ये स्टेट पे है, ठीक है। तो ज्यादा समझाने का इसमें कुछ है नहीं, नोट्स बनाने का इसमें ज्यादा कुछ है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकते हैं। तो सिमिलरली फिर लिख लीजिए ऐसा NHRC, और यहां लिख लीजिए SHRC। NHRC पे लिखिए, it is a statutory body, it is a statutory body established by an act, established by an act of parliament, ब्रैकेट में लिखिए प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। SHRC में लिखिए इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी established by an act of parliament अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो दोनों एक ही एक्ट से बनाए गए हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिए आप NHRC में, वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट इन द कंट्री, मतलब ये ह्यूमन राइट्स को बचाने का देखते रहती हैं कि ह्यूमन राइट किसी का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। SHRC में सिमिलर लिखिए वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट इन द स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट NHRC में, मल्टी मेंबर बॉडी, चेयरपर्सन प्लस 5 मेंबर, और SHRC में लिखिए मल्टी मेंबर बॉडी, चेयरमैन प्लस 2 मेंबर।
तो उनमें एनएचआरसी में चेयरमैन के साथ 5 मेंबर थे, एसएचआरसी में चेयरमैन के साथ 2 मेंबर हैं। क्वालिफिकेशन लिखिए एनएचआरसी में, ए लिखिए, ए चेयरपर्सन, उनके सामने लिखिए डैश करके रिटायर्ड सीजीआई और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और एसएचआरसी में लिखिए वैसे ही सेम क्वालिफिकेशन, चेयरपर्सन डैश करके रिटायर्ड चीफ जस्टिस और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ स्टेट सुप्रीम कोर्ट के होंगे, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में हाई कोर्ट के होंगे। बी लिखिए आप एनएचआरसी में मेंबर्स, फर्स्ट लिखिए उसमें सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेकंड लिखिए सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 3 अदर should have knowledge or practical experience of human rights। और ब्रैकेट में लिखिए एट लीस्ट 1 वुमेन। इसका मतलब क्या है, जो उनके मेंबर 5 है मैंने बोले, तो उसमें पहला क्या बोला, कोई एक सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसका मेंबर हो सकता है। चेयरमैन तो कौन हो गए, चेयरमैन आपके रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गए। अब 5 मेंबर में पहला मेंबर बोल रहे हैं कोई सर्विंग या रिटायर्ड जज होगा, दूसरा बोल रहे हैं क्या कि कोई हाई कोर्ट का सीजीआई हो सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है। 3 मेंबर जो हैं उनको नॉलेज होना चाहिए या प्रैक्टिकल नॉलेज, जो ह्यूमन राइट के लिए एनजीओस चला रहे हैं, जिनको बहुत काम करना आता है ह्यूमन राइट के लिए। और उसमें भी वो 3 मेंबर में ये बोला जा रहा है कि एक वुमेन कंपलसरी है। ठीक है, रिजर्व रखा गया एक वुमेन के लिए। सिमिलरली मेंबर में लिखिए आप स्टेट एंड ह्यूमन राइट कमीशन में सर्विंग एज रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विथ एक्सपीरियंस ऑफ 7 ईयर्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट नेक्स्ट लिखिए एनएचआरसी में चेयरमैन एंड मेंबर आर अपॉइंटेड, चेयरमैन एंड मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और आप एनएचआरसी में लिखिए चेयरमैन एंड मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, टेन्योर लिखिए, टेन्योर नेक्स्ट पॉइंट, एनएचआरसी में 3 ईयर्स 3 साल के लिए बनाया जाता है इन सबको, और 70 ईयर 70 ईयर ऑफ एज, 70 साल के हो गए तो रिटायर हो जाएंगे आप इससे, या 3 साल आपका हो गया कंप्लीट तो। एसएचआरसी में भी सेम है 3 ईयर और 70 ईयर। नेक्स्ट लिखिए एनएचआरसी में एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट बट नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। वो रीअपॉइंट हो सकते हैं एनएचआरसी के मेंबर या एनएचआरसी के चेयरमैन, मगर और कोई आप कम्युनिटी में नहीं जाके स्टेट के अंडर भी काम नहीं कर सकते वो इस यहाँ रहने के बाद, या फिर सेंटर में भी कहीं काम नहीं कर सकते किसी और डिपार्टमेंट में। सेम वहाँ पे लिखिए आप एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट बट नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। मतलब वो सेंटर पे एनएचआरसी के में जाके कुछ ना कुछ बन सकते हैं चेयरमैन एयरमैन, बट स्टेट में इसके बाद या तो रीअपॉइंट होंगे या तो फिर कुछ नहीं बन पाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लिखेंगे नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बारे में। किसके बारे में, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग जो है 2015 में बनाया गया। और नीति आयोग क्यों बनाया, किसको रिप्लेस करके बनाया गया था, तो वो प्लानिंग कमीशन को, पहले आपको याद होगा जैसे हम बोलते हैं भिलाई स्टील प्लांट सेकेंड 5 ईयर प्लान में बना, तो वो सेकेंड 5 ईयर प्लान को प्लानिंग कमीशन बनाया करता था। कौन बनाया करता था, प्लानिंग कमीशन उसको बनाया करता था हर 5 साल के लिए। अब उसके बाद यहाँ पे जो मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 2015 में ये प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया। उसमें प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर अलग अलग हुआ करते थे। अब वो खत्म हुआ तो इन्होंने बनाया एक नीति आयोग, और नीति आयोग को बोला कि वो एक थिंक टैंक है, थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सोचने की कम्युनिटी है। अब उनका फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग का, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इनका काम होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट के सारे जो थॉट होते हैं ना, जो कैसे पैसे डिवाइड होंगे, ये सारी चीजें को सोचना। क्या फंक्शन होता है, पहला तो पॉलिसी मेकिंग का फंक्शन हो गया इनका, पॉलिसी बनाते हैं सर्वेज को देख के और सारी चीजों को। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट का भी बहुत स्टेक होता है, मीटिंग्स होती हैं उसमें स्टेट के लोग चीफ मिनिस्टर्स और
डिफरेंट डिफरेंट लोग आके यहाँ पे इन लोग डिस्कस करते हैं। तो ये दूसरा हो गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए। तीसरा हो गया लॉन्ग टर्म विजन एंड इनोवेटिव एग्रीमेंट्स, मतलब एंकरेजमेंट, मतलब लॉन्ग टर्म विजन क्या कि देश को 20 साल बाद कहाँ देखना है। जैसे अभी हम लोग अमृत काल में है, बोलते हैं टू 2047 तक हम देश में बहुत चेंजेस करेंगे। मोदी जी ने बोला ना 20 अभी लास्ट उसमें रिपब्लिक डे में कि अब अमृत काल है, 2047 तक हमारा देश 100 साल जब कंप्लीट करेगा तो जबरदस्त हमारे यहाँ देश में चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। तो वो जो उनका स्कीम है वो नीति आयोग थिंक टैंक ने बनाया है, ठीक है। नीति आयोग जो है वो प्लान्स को नहीं बनाता है, आप याद रखिएगा। वो प्लान्स बने ये सब, अब वो थिंक टैंक क्या करेगा, वो पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करता है। अब क्या हुआ, मोदी जी ने बोला कि 2047 तक हमारा देश को बहुत आगे ले जा रहा है, जो जो उनको प्लान बना दिया उन्होंने एग्जीक्यूटिव ने। अब नीति आयोग वो प्लान्स को देखेगा और क्या करेगा, अब वो बोलेगा कि इसको इम्प्लीमेंट, ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या हर्डल आ रहे हैं और क्या हर्डल को हटा के इन पॉलिसीज को बहुत सही तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आप प्लानिंग कमीशन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अब था तो पता रहना चाहिए, हिस्टोरिकली वो 1950 में स्टैब्लिश हुआ था और 2014 में वो एबॉलिश हो गया है। हर 5 साल में प्लान बनाते थे वो, डेवलपमेंट गोल क्लियर सेट करते थे 5 साल के लिए। जैसे हमने बोला ना कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में महालबोनिस मॉडल आया, जिसमें बोला गया कि हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर एम्पेटस दिया जाएगा। वैसे ही जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी उस साल प्लानिंग कमीशन ने बोला था गरीबी हटाओ, ठीक है। लोगों ने बोला इंदिरा हटाओ, उन्होंने बोला गरीबी हटाओ। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट हर 5 साल का एम बना के हम चला करते थे पहले, बट वो अब चेंज हो गया। प्लानिंग कमीशन अब नीति आयोग बन के रेडी हो गया है, ठीक है। तो नीति आयोग के बारे में कुछ कुछ लिख लीजिए पहले आप। ओरिजिन लिखिए, नीति आयोग लिखिए, और नीति आयोग के ब्रैकेट में लिखिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहला पॉइंट लिखिए, गवर्नमेंट स्क्रैप्ड द प्लानिंग कमीशन and in its place it introduced नीति आयोग in 2015। सेकेंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है कौन से टाइप की बॉडी है, तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप की बॉडी है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर्म्ड बाय रिजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। मतलब ये कोई पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, इसको सीधा कैबिनेट ने बनाया है, ठीक है, अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। थर्ड लिखिए, इट इज अ प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज अ प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या मतलब है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा पॉलिसी थिंक करने वाला थिंक टैंक है, एक डिपार्टमेंट है जिसका काम क्या है, फॉस्टर करना। फॉस्टर का मतलब आगे बढ़ाना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, ठीक है। नेक्स्ट इज it works on the principle of a bottom up approach। नीचे से ऊपर उठाना है हमको, ठीक है, डिवोल्यूशन ऑफ द स्कीम्स। अब नेक्स्ट कंपोजिशन लिख लीजिए। चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम ये पूछ सकता है चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का, तो चेयरमैन लिखिए पीएम। गवर्निंग काउंसिल सेकंड लिखिए, गवर्निंग काउंसिल कंप्रोमाइजिंग ऑफ सीएम ऑफ ऑल स्टेट एंड एलजीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज। मतलब पीएम जो है चेयरमैन होंगे और जो बॉडी होगी उसमें सारे स्टेट के सीएम होंगे और जहां पे यूटीज है वहां के एलजीज होंगे, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होंगे। थर्ड लिखिए सी, स्पेशल इन्विटी इनवाइटेड बाय पीएम, नॉमिनेटेड बाय पीएम। कुछ लोगों को जो प्रधानमंत्री है वो नॉमिनेट करेंगे खुद से, ठीक है। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, सीबीआई। सीबीआई के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं थोड़ा। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट केसेस को इन्वेस्टिगेट करने वाली एजेंसी है, ठीक है। ये वर्क किसके अंडर करती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी जो बोलते हैं हम लोग, तो इसके अंडर ये पर्टिकुलर आपका सीबीआई वर्क करती है। मेन इनका काम क्या है, वो करप्शन के केसेस देखते हैं, इकोनॉमिक कहीं क्राइम होता है उसके केसेस देखते हैं, और ऐसे क्राइम जो एकदम
हीनियस क्राइम या ऐसा क्राइम जो सोचा नहीं जा सकता, उन सारे क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने का काम आपका है सीबीआई का, ठीक है। पॉलिटिकल मिसयूज होता है इसका काफी बार, ये आपको सुनने को मिलेगा कि सीबीआई जो बहुत पॉलिटिकली मिसयूज्ड है। अब सीबीआई बना किस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर है, तो आपको पता होना चाहिए सीबीआई जो है दिल्ली स्पेशल दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर बना है, ठीक है। अब इसके बारे में और कुछ ज्यादा नहीं जानना है आपको, सीबीआई करके लिखिए और उसमें जो पॉइंट्स है लिख लीजिए, प्रीलिम्स में ही पूछेगा ज्यादा से ज्यादा। पहला पॉइंट लिखिए, दिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी was recommended by सनाथन कमिटी। सनाथन कमिटी, SANATHAN, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि सीबीआई को कौन सी कमिटी ने रिकमेंड किया था, तो सनाथन कमिटी ने इनको रिकमेंड किया था, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, इट इज द प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज द प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट which derives its power which derives its power from Delhi Special Police Establishment Act। बहुत कंफ्यूजिंग है ये, आपको लग रहा होगा मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूँ सर, हमने तो सुना है सीबीआई देश का है, ये है। भैया ये दिल्ली पुलिस के अंडर ही रजिस्टर्ड है, रजिस्टर कहीं करना था तो स्टार्टिंग में उसको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर कर दिया गया, और आज भी वो उसी के अंडर रजिस्टर्ड है, तो वो दिल्ली पुलिस है, आप बोल सकते हो। सीबीआई जो है वो दिल्ली पुलिस ही है, बट उसके अंदर का एक अलग से धड़ है, एक स्ट्रीम है जो काम करता है पूरे देश में, ठीक है। तो ये रजिस्टर किसके अंडर है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, DSPE एक्ट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट लिखिए, इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, और उसके बाद एक और पॉइंट, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, DOPT कॉमन लिख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर। बस इससे ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए आपको। अब हम देखेंगे सीवीसी के बारे में, सीवीसी के बारे में, सेंट्रल विजिलेंस कमिटी। सेंट्रल विजिलेंस कमेटी है, वो स्टैब्लिश हुई थी 1964 में, और इनका मेन क्या काम है, करप्शन के केसेस को मॉनिटर करना ही इनका काम है एक्चुअली में, ठीक है। स्पेशली जो भी केसेस करप्शन के होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, उनके केसेस को ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। देखिए, आप बोलेंगे यहाँ पे सर मैंने सीबीआई में ही बोला करप्शन के केसेस, सीवीसी में भी वही। सीबीसी जो है ना स्पेसिफिकली करप्शन के केसेस को बस करती है, तो जनरली सीबीआई के पास जब केसेस आते हैं ना करप्शन से रिलेटेड, तो सीवीसी उनको हेल्प करती है किस पे, उन करप्शन के केसेस को सुपरवाइज करने में। तो जैसे ही सीबीआई के पास आते हैं तो सीबीआई बोलता है क्या कि भैया सीवीसी थोड़ा सा दिक्कत है जीवन में, आप थोड़ा सा देख लीजिए ये केसेस, आपके पास ज्यादा एक्सपर्टीज है वो, ठीक है। तो मेन इसका काम है सेंट्रल विजिलेंस कमेटी का करप्शन के केसेस का। सीबीआई का एम्बिट बहुत बड़ा है, ठीक है। सीवीसी में पहला लिखिए, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, कोई मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आता, जैसे सीबीआई आता है ना डीओपीटी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर, वैसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट लिखिए सीवीसी में, इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल किसको है, ये पार्लियामेंट को है। नेक्स्ट लिखिए, इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसको पार्लियामेंट ने ही एक एक्ट के थ्रू बनाया है सीवीसी को। जैसे हमने सीबीआई को क्या देखा, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर बना है, वैसा नहीं है, इसको सीधा पार्लियामेंट ने बनाया, इसीलिए पार्लियामेंट को ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, सीबीआई नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, सीवीसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मेंबर कितने होते हैं, तो इसमें लिखिए, इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी इन विच वन सीवीसी एंड अदर विजिलेंस कमिश्नर आर देयर, जो ब्रैकेट में फिर लिख लीजिए टू, दो होते हैं जनरली। क्या बोला मैंने, इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी इन विच वन सीवीसी एंड अदर विजिलेंस कमिश्नर्स, ब्रैकेट में टू। सिलेक्शन कमिटी लिखिए, अब सेलेक्ट कौन इनको सेलेक्ट करता है, अपॉइंट तो लिखा दिया मैंने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पीएम प्लस होम मिनिस्टर
प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन। मतलब ये जो सीवीसी को अपॉइंट करने के लिए कौन कौन बैठेगा एक टेबल में, पीएम यहाँ बैठेंगे, होम मिनिस्टर यहाँ बैठेंगे और एलओपी। मतलब अभी कहीं सीवीसी को हमको सेलेक्ट करना है तो नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे, अमित शाह जी बैठेंगे और यहाँ राहुल गांधी जी बैठेंगे। ये तीनों डिस्कस करेंगे। ऐसे एक्चुअली में ऐसे बैठ के नहीं करते हैं, ये लिख के देंगे, ये लिख के भेजेंगे, ये लिख, इतना टाइम नहीं है तीनों के पास, बहुत बड़े लोग हैं इन लोग। तो ये तीनों अपना अपना लिख के देंगे। वोटिंग के हिसाब से हमेशा पीएम और होम मिनिस्टर एक पार्टी से हैं तो वो जीत जाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन का बस डिसेंट काउंट होगा। ठीक है, तो ये तीन लोगों की मेंबर बॉडी होती है। टेन्योर लिखिए 4 इयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, 4 साल का टेन्योर होता है। नेक्स्ट लिखिए नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट अंडर स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट। कहीं अपॉइंटमेंट सीवीसी बनने के बाद आपका नहीं हो सकता है। नेक्स्ट लिखिए नॉट सैलरी एंड अलायंसेस of CVC commissioner are similar to those of the chairman of UPSC and that of vigilance commissioner are similar to the member of UPSC। मतलब इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली ऐसा दे दिया, जितना यूपीएससी के चेयरमैन को पैसा दोगे उतना ही सीवीसी के आपको हेड को देना है, और जो उसके विजिलेंस कमिश्नर है उनको उतना पैसा दोगे जितना आप यूपीएससी के मेंबर्स को दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। और जैसे सीबीआई को सनातन कमेटी ने रिकमेंड किया था, सीवीसी को भी सनातन कमेटी ने ही रिकमेंड किया था। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए दिस विजिलेंस इंस्टीट्यूशन वाज रिकमेंडेड बाय सनातन कमेटी। आखिरी पॉइंट लिखिए इसमें दिस इंस्टीट्यूशन हैज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट। दिस इंस्टीट्यूशन हैज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट एंड इट्स प्रोसीडिंग हैव अ जुडिशियल कैरेक्टर। अब आखिरी टॉपिक लिखिए लोकपाल एंड लोकायुक्त जो रहेगा, इसके बाद हमारी पॉलिटी की क्लासेस आर ओवर। लोकपाल देख लीजिए, लोकपाल क्या है। 2013 में याद होगा आपको अन्ना हजारे मूवमेंट बहुत तेजी से चला था, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने लीड किया था अन्ना हजारे जी के साथ मूवमेंट को, और ये पूरा का पूरा मूवमेंट जो था लोकपाल और लोकायुक्त बनाने के लिए ही था। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में स्टैब्लिश किया गया था। उसी टाइम ये हल्ला हो हल्ला 12 में चल रहा था। अब फंक्शन क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करप्शन के केसेस इन्वेस्टिगेट करता है और उनके अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं उनको, जो भी करप्शन होता है ना पब्लिक सर्विसेज के अंडर, उनके जो करप्शन के केसेस हैं उनको अलग से क्या करता है, इंडिपेंडेंटली आपको करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है। लोकायुक्त जो होता है वो स्टेट पे करता है, लोकपाल जो है वो सेंटर पे करता है। इनफैक्ट यहाँ पे पीएम को भी इंक्लूड किया गया है अंडर लोकायुक्त, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 की। वो भी कहीं करप्शन के केसेस में है तो उनको भी ये क्या कर सकता है, उसको भी ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है लोकपाल। और स्टेट में सीएम को भी रखा गया है और वो स्टेट लेवल के करप्शन के केसेस को वो इन्वेस्टिगेट करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब लिख लीजिए फटाक ले लोकपाल एंड लोकायुक्त, खत्म हो जाएगा फिर आज। लोकपाल एंड लोक आयुक्त, पहला लिखिए इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डैश लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013। ठीक है, इसके अंडर बनाया गया पहला। तो सेकेंड इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एक एक्ट के अंडर बनाया गया है तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। ठीक है, जब भी कोई एक्ट के अंडर बनाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। नेक्स्ट लिखिए लोकपाल इज एट सेंटर एंड लोकायुक्त इज एट स्टेट। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी वेयर चेयरमैन प्लस 7 मेंबर्स आर देयर, और इन 7 मेंबर में 50% आर जुडिशियल मेंबर। क्या होते हैं, जुडिशरी से रिलेटेड मेंबर रहते हैं ये। और इनमें भी ये 7 जो ये जो टोटल मेंबर हैं इसमें 50% पीपल शुड बी फ्रॉम SC ST और वुमेन कैटेगरी। ठीक है, मतलब क्या हुआ,
चेयरमैन और 7 लोग होते हैं टोटल, मतलब 8 लोग, और ये 7 लोगों में 50% जुडिशियल मेंबर होने चाहिए। और टोटल में 50% जो है 8 में से मतलब 4 लोग जो है आपके SC ST या वुमेन होने चाहिए, ये जरूरी है। उसके साथ साथ इसमें जुडिशियल मेंबर भी होना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, 8 मेंबर बॉडी में ऐसा बात कहा गया है। क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो क्वालिफिकेशन करके लिखिए। ए क्वालिफिकेशन में फर्स्ट लिखिए, करंट और फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सेकंड लिखिए, नॉन जुडिशियल मेंबर जो होते हैं, डैश करके लिखिए, एमिनेंट पर्सन with minimum 25 year of experience and expertise and special knowledge of एंटी करप्शन पॉलिसीज, मतलब 25 साल कोई ना कोई करप्शन के अगेंस्ट काम किया हो जिस पर्सनैलिटी ने, उन्हीं को हम रखेंगे लोकपाल और लोकायुक्त के अंडर। अपॉइंटमेंट लिखिए, अब लोकपाल को अपॉइंट करते, लोकपाल में लिखिए लोकपाल डैश अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और लोकायुक्त जो होते हैं वो होते हैं गवर्नर, ठीक है। तो लोकपाल को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। लोकायुक्त को गवर्नर ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। सिलेक्शन कमेटी कौन होती है, मतलब अपॉइंट तो करते हैं, मतलब कोई सिलेक्शन कमेटी तो होगी ना जो चूज करती होगी। तो सिलेक्शन कमेटी में लिखिए PM, स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्टेट में जब हो रहा है तो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट CGS, ठीक है। नॉमिनी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, तो इतने सारे लोग सिलेक्शन कमेटी में होते हैं। टेन्योर क्या होता है, तो इनका 5 साल, टेन्योर इनका 5 साल होता है, या 70 साल का एज। 70 साल के हो गए तो आप रिटायर हो जाएंगे, 5 साल आपका कार्यकाल हो गया तो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। ये भी लिख लीजिए टेन्योर आप। सैलरी और अलाउंसेस कौन देता है इनको, तो सैलरी और अलाउंसेस, सैलरी एंड अलाउंसेस इक्विवेलेंट टू CGI जो हेड होता है उसका, एंड जो आपका चेयरमैन होगा उसका जो है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जितना पैसा मिल रहा है उतना ही पैसा मिलेगा, और जो मेंबर हैं उनको हाई सुप्रीम कोर्ट के जज इतना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका खत्म हमारा लोकपाल लोकायुक्त भी। तो वी आर डन विथ पॉलिटी। इफ यू पीपल आर, आपको लगता है कि कुछ टॉपिक छूटे हैं, कुछ भी और ज़रूरत है, तो आप बताइएगा, उनकी क्लास और बना देंगे। इन माय पर्सपेक्टिव द होल ऑफ द सिलेबस इज कंप्लीटेड, खत्म हो गया है। इससे ऊपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक काम करना है, मल्टीपल रिविजन। हर 1 महीने में एक बार ये कॉपी जो बनी है आपकी, एक थिक कॉपी बनी गई होगी, मेरे को लगता है नोट्स इतना प्रिपेयर किया है हमने, तो इन नोट्स को आपको एक बार 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 रिवीजन करना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट के साथ। माइट बी वी विल बी स्टार्टिंग हिस्ट्री और जियोग्राफी, देखते हैं अब कौन सा, हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट वी विल स्टार्ट, ठीक है। तो कीप स्टडिंग, बी हैप्पी, एज आई ऑलवेज से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस।